गुड मॉर्निंग क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर में सिर्फ एक ही सेशन दिया हुआ है। इससे पहले जो बताया था आपको वो चैप्टर भी एक ही सेशन का था, उसमें एक ही सेशन में वो चैप्टर खत्म हो गया था। 2-3-4 पेज का ही चैप्टर है। तो ये चैप्टर भी है, तो पूरा ये चैप्टर ग्रीन स्किल्स में आता है ये, लेकिन सिर्फ एक ही सेशन इसमें है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे पिछला चैप्टर था जिसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था, सेम उसी तरीके से इस चैप्टर का भी कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक मैनेजमेंट रिलेटेड चैप्टर है, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। मैनेजमेंट भी इसमें सही वर्ड नहीं होगा, हमारी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ये, और इसका कंप्यूटर से कोई खास लेना देना नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें होता क्या है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये ग्रीन स्किल्स तो चैप्टर का नाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब है कि ये हमारी हमारा जो ह्यूमन बींग्स का या इकोनॉमी का या किसी चीज़ का जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। ये डेवलपमेंट का पार्ट है, इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट से रिलेशन इसका है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये सिविक्स का एक पार्ट हो सकता है। सिविक्स में हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पर हो, सिविक्स का एक पार्ट हो सकता है, या किसी और मैनेजमेंट का, तो मान लो मैनेजमेंट का ही सब क्या ये टॉपिक है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, BCA BBA और MBA में पढ़ाया जाता है। ये कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, तो ना वो BCA में है, ना BSc कंप्यूटर साइंस में है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। वो 10th के कोर्स में डाल दिया गया है तो वो पढ़ाना है, लेकिन हालांकि उसका इससे आपके आपकी कंप्यूटर से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है। ये कुछ चैप्टर हैं इस तरह के इसमें, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, ये पूरा कम्युनिकेशन स्किल है, ये पूरा आपका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरप्रेन्योरियल स्किल जो मैंने इससे पहले बताया था, वो भी इसका कोई लेना। ये ग्रीन स्किल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम बता रहे हैं सेशन, ये भी आपका ऐसा MBA वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे इसकी कहानी क्या है वो ये है कि ह्यूमंस हैव हिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। कह रहा है ह्यूमंस के बीच में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले से हो रहा है। बस सिविलाइजेशन तो तब स्टार्ट हुई थी ना, जैसे आज से 4,500 5,000 साल पहले सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तो वो सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले से भी इंसान रह रहा है। तब उसका रहन सहन अलग था। सिविलाइजेशन स्टार्ट तब मानी गई जब वो गाँव में और शहरों में आकर एक सिस्टमेटिक वे में रहना उसने शुरू किया। भाई पहले क्या था, पहले हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे इंसान। वो क्या करते थे कि जहाँ भी भाई जिस जंगल के जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में भी जो जानवर होते हैं आसपास के 3-4 किलो 5-10 किलोमीटर में, उनको मार के खाते थे, या पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट थे। फिर वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते थे। भाई एक एरिया में 4-5 साल रहे, वहाँ के सारे जानवर मार के खत्म कर दिए उन्होंने, अब जानवर खत्म हो गए तो फिर वो आगे शिफ्ट हो जाते थे। तो वो हंटर और गैदरर्स होते थे, वो हंटिंग करते थे या फिर चीज़ों को इकट्ठा करते थे। बाद में जब वो गांव और शहरों में आके रहने लगे तब से स्टार्ट हुई आपकी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो हमारा सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले से चल रहा है। इंसान जो है उनका होना लगभग माना जाता है कि लगभग 50 से 70,000 साल 70,000 साल पहले, 50,000 साल से 70,000 साल पहले सबसे माना जाता है। 70,000 साल पहले भी ह्यूमंस पाए होते थे, क्योंकि कुछ स्केलेटन्स मिले हैं ज़मीन में दबे हुए, जिनकी स्टडी से पता चलता है कि वो हड्डियाँ जो है वो 70,000 साल पुरानी हैं। तो और जैसे जैसे मिलते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं। भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था कि इंसान की उत्पत्ति आज से 30-40 हज़ार साल पहले हुई थी। अब की बुक्स में लिखा जाता है कि इंसान का जो जन्म हुआ है वो आज से लगभग 70,000 साल पहले हुआ है। जैसे जैसे और चीज़ें उसमें डेवलप होती जा रही, पता चलती जाती हैं, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि ह्यूमंस हैव हिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन की बिगिनिंग से भी उसका डेवलपमेंट इंसानों के बीच में चल रहा है। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सिस्टम। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, सोशल डेवलपमेंट से है, कल्चरल डेवलपमेंट से है। इन सब के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आता है, उसकी कहानी सुनो। इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहाँ से सस्टेनेबल, पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ कही गई, कहाँ से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड इन फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 1972 एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द टर्म वॉज नॉट यूज एक्सप्लिसिटली बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्रीड द बोथ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कुड बी मैनेज्ड इन म्यूचुअली या बेनिफिशियल मैनर। कह रहा है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को एक साथ कंबाइंड करके एक वर्ड बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट इंसान का भी हो और इन्वायरमेंट का भी हो, और दोनों के डेवलपमेंट को एक साथ जब हम लेकर चलेंगे तो उसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई इंसान तो अपना डेवलपमेंट करता जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट की अनदेखी करेगा तो वो दिक्कतें आती हैं।
भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी इन्वायरमेंट की अनदेखी की, नदियों में और इन सारी चीज़ों में हमने पूरा जम के सारी गंदगी फैलाई। या जैसे आप देखते हो कि पहाड़ी एरिया में जो आजकल बाढ़ आ जाती है, जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो वो क्या हुआ, इन्वायरमेंट को हमने ध्यान में रख के काम नहीं किया। हमने सिर्फ अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से बिल्डिंगें बना डाली, पहाड़ खोद खोद के टनल्स बना डाली, सब कुछ कर डाला। उसका कहीं ना कहीं नेचर ने हमें सजा दी। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को कंबाइन करके चलता है। कि मतलब हम एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में सोचें जहाँ पर इंसानों का भी भला हो और हमारे नेचर का भी भला। हम नेचर को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि नेचर को हमने नज़रअंदाज किया तो वो उल्टा हमें बहुत एडवर्स इफेक्ट देगा। हमें नहीं देगा, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स को देगा। अगर हम आज इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड वहीं से स्टार्ट होता है। फिर कहता है इन 1980 द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड द वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच वॉज लेटर नोन एज द बर्टलैंड कमीशन। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एट द टाइम, जो भी थे उनका नाम, वॉज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। द ऑर्गेनाइजेशन एम टू आइडेंटिफाई द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, रेजिंग अवेयरनेस अमंग देम एंड सजेस्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ ग्लोबल लेवल। ये तो हो गई कहानी। उसका मतलब समझो कि बाद में 1983 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यूएन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम ये था, और जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे उनको उसका हेड बनाया कि इनका काम ये था कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ये यूएन जो होती है पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, तो उनका मेन काम यही था कि ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों को दूर किया जाए। हम इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलें और हम अपने डेवलपमेंट को भी साथ लेके चलें। हम अपने डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को ना भूलें और इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट में इसको ना भूलें। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ इंसान की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानवर वहाँ हमको लग रहा है कई करोड़ों में होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इंडिया से भी बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, पूरा एक कॉन्टिनेंट माना जाता है। अगर कंट्री के बेस पे भी कहें तो भी बहुत बड़ा है। तो वहाँ जानवर ज़्यादा है, इंसान कम है। और लेकिन वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कहीं मान लो किसी एरिया में जानवर बढ़ गए। मान लो इससे वहाँ हुआ क्या था कि एक बार एक पॉन्ड था, एक तालाब था, उस तालाब में मगरमच्छ रहते थे। किसी वजह से वहाँ मगरमच्छ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर दिया तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उनको मारते हैं, मार के उनको ख़त्म कर दिया, उसमें से उनको मार के आधा कर दिया, क्योंकि उनको वो बैलेंस बना के रखना। अगर ज़्यादा मगरमच्छ बचाएंगे तो वो आने वाले, भाई मगरमच्छ तो मांसाहारी होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं, तो वो बाकी जो होंगे उनको खाना शुरू कर देंगे तेज़ी से, तो बाकी की प्रजातियों पे भी नुकसान होने लगेगा, उनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम होगा। तो ऐसे डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब डेवलपमेंट का ध्यान इससे रखा जाता है कि किसी को भी किसी से हार्म ना हो। इंडिया में है, इंडिया में पहले शिकार बैन नहीं था, आज़ादी से पहले शिकार लोग कर सकते थे। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज अपने हिसाब से करते थे, उनको यहाँ से कुछ इन चीज़ों से लेना देना नहीं था, किसी के जंगल में जानवर कम हो जाए या। लेकिन जब से आज़ादी हुई और फ्री इंडिया हुआ, उसके बाद से शिकार पर पूरी तरीके से बैन हो गया। अब हम किसी भी चीज़ का शिकार नहीं कर सकते, अगर हम करते हुए पाए जाते हैं तो उसके लिए हमें उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कि इंसान को मारने पर मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग सुन चुके हो, एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो इस तरह के केस में बहुत सालों से फंसे हुए हैं और बार बार उनकी तारीख पे तारीख लगती रहती है। ठीक है तो बहुत बड़े एक्टर, लेकिन वो फंस गए हैं इसी तरह के मैटर में, क्योंकि उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया कि अरे हम तो एक्टर, हमने मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये सब इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ये इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट मेंटेन। फिर एक आता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी क्या कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। इसमें क्या कहा जाता है कि द एनवायरनमेंट वाज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी detached from the human emotions or action, whereas development was the term used to describe political goals and economic process। कह रहा है जो इन्वायरमेंट है वो इंसान के डेवलपमेंट को डिफाइन करता है, और जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक और ग्लोबल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव एंड डेवलप इज व्हाट वी आर डू टू इम्प्रूव आवर लाइफ। कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। यहाँ बेहतर बनाने से मतलब अपनी ज़िंदगी से नहीं है, उस इन्वायरमेंट से जुड़े हर इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो इंसान का मतलब यहाँ हर जीव की ज़िंदगी से, चाहे वो हम हों और चाहे वो कोई जानवर हो, सबको एक मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए कि सब उसमें एग्जिस्ट कर सकें। भाई हमारे साथ वो नहीं रहेंगे कि हम कल को शेर के साथ रहना शुरू करते हैं, लेकिन हम इस तरह का माहौल दें कि वो उसमें भी वो जिंदा रह सके। भाई कई बार सुनने में आता है कि लखनऊ के बक्सी के तालाब एरिया में
एक चीता घुस आया या इस तरह की चीज़ें आती हैं, या कोई जंगली जानवर घुस आया, तो वो क्या होता है कि जंगली जानवर के एरिया को हमने काट काट के छोटा कर दिया है, तो वो अपना खाना ढूंढने कभी कभी शहर के अंदर चले आते हैं, तो फिर जो भी दिखा वही उनका खाना बन जाता है। ठीक है, तो किसी के भी गांव में शेर आ जाए तो ज़रा बच के रहें, नहीं तो आप भी किसी का खाना बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भी किसी के फूड आइटम हैं। फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये तो डेफिनेशन तो हो गई, इवोल्यूशन तो मतलब बता दिया किस तरीके से कहाँ से शुरू हुआ। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे लिविंग विद इन इन्वायरमेंट लिमिट, हमें इन्वायरमेंट की लिविंग के साथ लिविंग में रहना चाहिए, इन्वायरमेट के लिमिट्स में रहना चाहिए। अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, इकोनॉमी को भी हम इस तरह सस्टेनेबल इकोनॉमी के रूप में, मतलब एक उसमें एक स्थिरता हो, इस इकोनॉमी में भी एक स्थल, मतलब स्थिरता का मतलब ये नहीं कि रुक जाए, मतलब उसका डेवलपमेंट एक अच्छे फेज से हो। भाई एक दिन एक ऐसा साल आया जहाँ इकोनॉमिक बहुत ऊपर गई और एक ऐसा साल आया जहाँ इकोनॉमिक बहुत नीचे गई, तो वो भी बहुत गलत बात है। भाई किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना हुआ है उसकी वजह से इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कभी कभी किसी कंट्री की इकोनॉमी, छोटी छोटी कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी बड़ी लो हो जाती है। छोटी छोटी कंट्रीज में ऐसा, बड़ी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी हो कि सस्टेन होकर चले, मतलब वो एक स्थिरता के साथ आगे बढ़े। भाई एक दिन आपने खूब पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, उस दिन आपने अगले दिन आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो ये वही चीज़ है कि मतलब आपके पढ़ाने का भी, जिसको मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें भी एक सस्टेनेबिलिटी होगी, वो सस्टेनेबल फॉर्म में होगी। मतलब आप अगर एक दिन 4 घंटे पढ़ते हैं तो अगले दिन आप 3 घंटे पढ़ लें, उसके अगले दिन आप 5 घंटे पढ़ लें, लेकिन एक दिन ये नहीं हुआ कि एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ दिए और अगले दिन एक भी घंटे नहीं पढ़े, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं मानी जाती। जो भी आपकी पढ़ाई की तैयारी है वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ठीक है, इसको तो मैंने आपकी पढ़ाई से जोड़ दिया है, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो तो आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब हमारी इसके एक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, एक सस्टेनेबल फॉर्म में चलेगी। इन्वायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं इंसानों का भी इन्वायरमेंट भी ठीक से चलेगा, और जो दूसरे जीव जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी इन्वायरमेंट सही से काम करेगा। सोशल इंक्लूजन, क्रिएटिव हाई क्वालिटी डेवलपमेंट विद एक्सेसिबिलिटी लोकल सर्विसेज फॉर कम्युनिटी टू सपोर्ट इट्स हेल्थ। अगर सोशल डेवलपमेंट भी इसमें हमारा चलेगा कि हम सोशली भी डेवलप रहें, अपने समाज के लिए भी कुछ चीज़ें करें और समाज को भी हम इस तरह से डेवलप करें कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। कल्चरल डाइवर्सिटी भी रहे, कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए भी हम अपना डेवलपमेंट आगे बढ़ाएं। भाई बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने कल्चर में उन चीज़ों को नहीं लागू करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम लोगों में लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अगर वो लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी आवाज़ हर कोने तक नहीं पहुंच पाएगी जहाँ तक पहुंचती है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। उसी तरह भजन कीर्तन में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, भजन कीर्तन वो लाउड स्पीकर लगा के किए जाते हैं, इसीलिए तो किए जाते हैं कि वो मतलब वो आवाज़ दूर तक पहुँचे। तो मतलब हमारे कल्चर में भी वो टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों का यूज़ किया जाए। अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो उसमें हम जिन बातों का ध्यान रखें, हम किसी धर्म को मानते हैं तो उन बातों का ध्यान रखें जो अब हमारे साथ अब हैं। भाई आज से 100 साल पहले थोड़ी ना यूज़ किया जाता होगा, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, कोई पूजा पाठ वाला काम नहीं था जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो अगर हम कोई धर्म, भाई लोग क्या होता है कि नॉर्मली लोग मानते हैं कि धर्म में नई चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन अगर हम धर्म में भी नई चीज़ों को नहीं मिलाएंगे, अपने कल्चर में नई चीज़ों को नहीं मिलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही करेगा। भाई पहले लोग दिवाली में सिर्फ दिए जलाते रहे होंगे, जब भी पहले दिवाली हम लोग जब से पैदा हुए तब से हमने इलेक्ट्रिसिटी देखी है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती होगी, तो वहाँ सब लोग दिए जलाते रहते होंगे। दिए जलाने से क्या होगा, ज़्यादा एक ही दिन में तेल की खपत ज़्यादा हो जाती होगी। अब क्या है कि दिए तो लोग जलाते हैं लेकिन कम जलाते हैं, अब लाइट जलाते हैं, तो उससे क्या हमने अपने कल्चर में टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जोड़ दिया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल में टाइम पर चेंजेस करने आने चाहिए। अगर आजकल कोई जैसे हम लोग हैं, हम आज से पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें हुई, वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ाया, मुझे वीडियो के थ्रू पढ़ाना नहीं आता था, लेकिन हम उस बात पे अड़े रहते तो कभी ये वीडियो वाला सिस्टम स्टार्ट ही ना होता। जब मजबूरी पड़ी तो सब कुछ हो रहा है, वीडियो के थ्रू पढ़ाया भी जा रहा है और जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ भी रहे हैं। मानते हैं कि वो चीज़ को अडॉप्ट करने में दिक्कत हुई, टीचर के लिए भी दिक्कत होती है, स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत होती है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होगा तो हमें उस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मोबाइल से दूर रखा जाता था बच्चों को और आज मोबाइल पे ही उनको मोबाइल पकड़ा दिया गया है, तो वो मजबूरी भी है और वो नीड भी है, वो इस समय हमारी ज़रूरत है, इस समय इस सिचुएशन के हिसाब से हमको वो काम को करना पड़ता है।
तो हम किसी चीज़ पर रिजेक्ट होकर काम नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि नहीं मोबाइल का यूज़ बेकार है, हालांकि पहले कहा ही जाता था, सब टीचर कहते थे दिन भर मोबाइल पर जुटे रहते तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये है वो है, तो बात सही है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अब सिचुएशन के हिसाब से अगर हम मोबाइल आप नहीं यूज़ करते हैं तो वो आपका ही नुकसान होता है, या मोबाइल हम नहीं यूज़ करते हैं तो वो हमारा ही नुकसान है, हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। अभी अगर कोई टीचर कहते हैं कि नहीं हम तो जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे जब भी स्कूल खुलेगा, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो तो आप उस एक जगह पर रुक गए, आपने अपनी चीज़ों को रोक लिया, अपने हिसाब से आगे बढ़े ही नहीं आप चीज़ों के हिसाब से, चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से आपने अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लाए। तो हमको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, आप लोगों को भी लाने पड़ते हैं, हर किसी को लाने पड़ते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हमको चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिफाइन करते हैं। तो इसी कहानी बस इतनी ही थी, थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी, बहुत नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है भी नहीं इसमें कुछ, और बहुत थोड़ा सा अजीब तरह का चैप्टर भी है, लेकिन ये चैप्टर यहीं पर आपका ख़त्म होता है। दूसरी चीज़, आपके स्कूल खुलने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग कंसेंट फॉर्म फिल करके रखे रहें, जिस दिन स्कूल में आप लोग आएंगे उस दिन वो फॉर्म आपको देना होगा। और सबसे पहले दूसरी चीज़ तो ये, पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि वर्क बार बार बोला जा रहा है कंप्लीट करके रखें, क्योंकि मैं ही नहीं सारे टीचर चेक करेंगे आपका वर्क। उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आपको अच्छी तरीके से पता है।